गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अर्थात षटकोणीय संकुलित संरचना। अब पिछले जो कुछ लेक्चर्स हैं उनमें आपने सिंपल क्यूबिक और एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। ये संरचना उन संरचनाओं से डिफरेंट है क्योंकि आप इसकी जो एकक कोष्ठिका है उसको देख सकते हैं। तो इसमें आपको जालक नियतांक का मान ज्ञात करना है और उसके बाद संकुलन गुणांक का मान ज्ञात करना है। तो शुरुआत करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए। सबसे पहले इसकी समन्वय संख्या का मान ज्ञात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मान ज्ञात करें उसके पहले आप इस संरचना पे फोकस करिए। इस संरचना में ये जो षटकोणीय फलक है इस पर 6 परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह जो नीचे की ओर षटकोणीय फलक है उसमें भी 6 परमाणु हैं। इस फलक के केंद्र पर एक परमाणु यहाँ पर है और दूसरे फलक के केंद्र पर दूसरा परमाणु है। साथ ही इस कोष्ठिका के अंदर 3 परमाणु उपस्थित हैं। तो ये इस प्रकार की संरचना है। इसमें 2 जालक नियतांक होंगे, एक स्मॉल ए जिसके बारे में आप पढ़ते आ चुके हैं और दूसरा है स्मॉल सी या एकक कोष्ठिका की ऊंचाई। तो ये जो षटकोणीय सुसंकुलित संरचना है इसकी समन्वय संख्या का मान अन्य संरचनाओं से अलग होगा। कितना होगा? अब आप इस पर फोकस करिए। जो षटकोणीय फलक के केंद्र पर परमाणु है, ये परमाणु इन 6 परमाणुओं के साथ, ठीक है, और इस एकक कोष्ठिका में अंदर कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं, 1 2 और 3। इनके साथ ही यदि इस कोष्ठिका के ऊपर दूसरी कोष्ठिका हो तो 3 परमाणु और उपस्थित होंगे। तो कुल मिला के षटकोणीय फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु के लिए क्या देख रहे हैं हम कि 6 + 3 + 3 अर्थात यह परमाणु निकटतम 12 परमाणुओं के साथ संपर्क में है या आप उसको कहते स्पर्श में है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब बात करते हैं जालक नियतांकों की। जालक नियतांक, अब इसमें 2 प्रकार के जालक नियतांक हैं, जैसा कि पहले बता चुके हैं, स्मॉल ए और स्मॉल सी। दूसरा पार्ट है इसका जालक नियतांक या लैटिस कांस्टेंट। स्मॉल ए का मान क्या होगा? 2r होगा। ये 2 निकटतम परमाणु हैं और इनके त्रिज्याओं का योग, इसका एक त्रिज्या का मान स्मॉल r होगा और इसकी त्रिज्या का मान भी स्मॉल r होगा। तो जो जालक नियतांक है ए का मान कितना हो जाएगा? 2r। अब जो दूसरा जालक नियतांक है c, उसका मान निकालने के लिए आपको कोई सा एक इनमें से ट्रायंगल लेना पड़ेगा और एक संरचना है उसके द्वारा c का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए इस तरह से कोई सा भी आपने ट्रायंगल ले लिया, AOB। इस बिंदु A से इस OB पर एक लंब AY डाला और साथ में ये जो पॉइंट है इस तरह से मिला। इसका मान स्मॉल a है, इसका मान स्मॉल a है और ये जो मान है आप इसको T नाम दे दीजिए। दिस इज CY2 और दिस इज स्मॉल a। आप कोई सा भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं, इनमें से ये वाला या फिर ये वाला एक चूज कर लीजिए। CY2 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
ये पूरी डिस्टेंस c है, तो यहाँ से आधी डिस्टेंस इसकी c/2 होगी। इस प्रकार से ये जो आपकी संरचना है, इससे आपको c का मान निकालना है। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ए वाई का मान निकालना होगा। अब ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। तो आप देखेंगे त्रिभुज ए वाई बी से क्या निकलेगा, cos थीटा या cos 30 इक्वल टू ए वाई अपॉन ए बी। इसलिए ए वाई का मान क्या हो जाएगा, ए बी cos 30। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है स्मॉल a और cos 30 का मान √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वाई। अब ये जो बिंदु है ए टी डैश, इसका मान क्या होगा, ए टी डैश का जो मान होगा वो लगभग 2/3 ए वाई के मान के बराबर होगा। जब आप इस तरह से टी डैश लाइन खींचेंगे तो उसका ए टी डैश का मान ए वाई के 2/3 के भाग के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, so this will be 2/3 a √3/2 a upon √3, इक्वेशन नंबर 2। अब इस त्रिभुज से ए टी डैश टी से, नाउ त्रिभुज ए टी डैश टी से क्या मान हो जाएगा, ए टी स्क्वायर इक्वल टू ए टी डैश स्क्वायर प्लस टी डैश टी स्क्वायर। इसलिए ए टी स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर इक्वल टू ए टी डैश, या ध्यान दीजिए ए टी डैश का मान कितना है, ए अपॉन √3, तो इट विल बी ए स्क्वायर अपॉन 3 प्लस टी डैश टी का होल स्क्वायर, टी डैश टी c/2 का होल स्क्वायर। आप इन्हें यूं भी लिख सकते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करके c का मान ज्ञात करना है। c का मान कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इट विल बी 3 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c²/4। So it will be 2a square upon 3 equal to c²/4, c square 8/3 a square, or we can say c equal to √8/3a. So this is the relation between lattice constant a and c. c का मान आपने a के फॉर्म में प्राप्त कर लिया है। अब इन जालक नियतांक से आप आगे के जो मान है उनको ज्ञात करेंगे। इनकी वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, a इक्वल टू 2r और c इक्वल टू √8/3 a। तो आपने अभी तक समन्वय संख्या और जालक नियतांक का मान निकाल लिया है। थर्ड पार्ट है एकक कोष्ठिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पर ये जो एकक कोष्ठिका का आयतन है, ये पिछले जो संरचनाएं हैं उनसे डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ पर षटकोणीय संरचना है। तो जो वॉल्यूम होगा इट विल बी
आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो एकक कोशिका की ऊंचाई है। क्योंकि आपकी संरचना इस तरह से है, षटकोणीय, ठीक है। तो इस आधार का क्षेत्रफल और ये जो इसकी हाइट है स्मॉल सी, इनके द्वारा क्या निकलेगा, एकक कोशिका का आयतन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये इस तरह के 6 ट्रायंगल थे आपके पास, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय कोई सा भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेरिवेशन का कि आपको जो एकक कोशिका का वॉल्यूम है वो ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए पुनः वही संरचना, कोई सा भी एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपने बनाया था ए ओ बी, दिस इज वाई। इस फॉर्मूले से तो इट विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ओ बी मल्टीप्लाई बाय ए वाई मल्टीप्लाई बाय सी। इसका मान ए है और इसका मान भी कितना है, ए। तो क्या मान हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओ बी का मान आप चित्र से देखिए, स्मॉल ए था, और ए वाई का मान कितना निकल के आया था, ए √3/2, दिस इज सी। तो वैल्यू विल बी 3a² √3 मल्टीप्लाई बाय सी। अब सी का मान कितना था, 3a² √3, सी का मान था a√8/3। या आप पिछले डेरिवेशन से सी का मान निकाल चुके हैं। तो कुल मिला के कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक 2 और होगा, इट विल बी 2 here. Okay, so 3a³ this will be cancel out upon √2, 3a³ √2. This is the volume of unit cell. अब यूनिट सेल का वॉल्यूम आपने ज्ञात कर लिया, तो इसके बाद प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या और प्रति एकक कोशिका जो परमाणु है उनका आयतन कितना होगा, ये भी आपको ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दिस इज द वैल्यू ऑफ 3a³ √2। ओके, नेक्स्ट पार्ट होगा प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या। अब जहां आपने संरचना बनाई थी, तो उस कोशिका के अंदर कितने परमाणु थे, 3 परमाणु थे। तो वो तीनों परमाणु केवल एक ही कोशिका में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए उनका योगदान तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। साथ में जो फलक में थे, षटकोणीय फलक के केंद्र पर इस वाले परमाणु की बात कर रहे हैं, ये 2 कोशिकाओं में पार्टिसिपेट करेगा। और ऐसे कितने परमाणु हैं आपके पास, 2 परमाणु हैं। तो 2 परमाणु हैं, तो ये 2 कोशिकाओं में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस कोशिका के लिए इसका योगदान कितना हो जाएगा, 1/2। इन 3 परमाणुओं की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब ये जो कोने पर 6 परमाणु ऊपर हैं और 6 परमाणु क्या है
नीचे हैं। कितने परमाणु हैं? 12 परमाणु हैं, लेकिन एक परमाणु निकट की 6 कोशिकाओं में योगदान कर रहा है, तो एक कोशिका के लिए उसका योगदान कितना होगा? 1/6। तो कुल मिला के प्रत्येक कोशिका परमाणु की संख्या 3 + 1 + 2 इट विल बी 6। तो जो प्रत्येक कोशिका परमाणु है उनका मान कितना आएगा? 6 आएगा। अब इनका आयतन कितना होगा? जब आपने परमाणु की संख्या ज्ञात कर ली है, परमाणुओं का आयतन 6 × 4/3 πr³। तो 6 × 4/3 πa/2 आपने r का मान क्या है? a/2 जालक नियतांक के मान से यहाँ पुट कर दिया है। तो 6 × 4/3 πa³/8 it will be cancel out और this is πa³। अब आपने अभी तक वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया है और यूनिट सेल में कितने एटम हैं उनका वॉल्यूम निकाल लिया है। इनके मान से क्या निकल के आएगा? संकुलन गुणांक का मान निकल के आएगा। किसका मान निकल के आएगा? संकुलन गुणांक का मान निकल के आएगा। तो फोकस करते हैं संकुलन गुणांक पर। संकुलन गुणांक क्या होता है? प्रत्येक कोशिका परमाणुओं का आयतन कितना है? πa³ अपॉन यूनिट सेल का आयतन 3a³/√2। ये तो हो गया परमाणुओं का, और वो किसका हो गया है? यूनिट सेल का। तो इट विल बी π/3/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ पैकिंग फैक्टर और संकुलन गुणांक। अब इसको सॉल्व करने के बाद 0.74 और वी कैन से 74% आपको संकुलन गुणांक का मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह संरचना क्या है? क्लोजली पैक्ड है। किसकी तरह? FCC की तरह, क्योंकि उसका मान भी 74 के आसपास ही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने षटकोणीय सुसंकुलित संरचना के बारे में अध्ययन किया। उसके जालक नियतांक, ध्यान रखिए यहाँ पर जालक नियतांक 2 होंगे, एक स्मॉल a दूसरा स्मॉल c। उन दोनों का मान ज्ञात किया, एकक कोशिका का आयतन और उसके द्वारा संकुलन गुणांक का मान ज्ञात किया। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इन संरचनाओं के बारे में जो कि आज की वीडियो में और पिछले वीडियो में आपको स्टडी करवाई गई है उनका आप गंभीरता से अध्ययन कर रहे होंगे। अब कुछ ही लेक्चर्स के बाद यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होने वाली है, तो आप इस पे ध्यान दें और यूनिट फर्स्ट का फिर एक असाइनमेंट आपसे लिया जाएगा। थैंक यू।